जय हिंद। आज जय जनरली हम, हिंद। हाँ, डॉक्टर अनिल जय हिंद मेरे साथ हैं। और डॉक्टर अनिल जय हिंद का ये जो जय हिंद है, ये आजाद हिंद फौज वाला जय हिंद है। ये मैं इस लोगों अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि आपके पिताजी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई लड़ी, और उनके साथ उनके बहुत सहयोगी रहे। डॉक्टर अनिल, आज मैं इसलिए आपकी बात, आजकल आपकी तो वैसे धूम मची हुई है, आप एक जो संविधान बचाओ के काम में बिल्कुल पूरे जोश से जुटे हैं, लेकिन आज हम लोग संविधान बचाओ की बात नहीं, आज नेताजी की बात करनी है। 23 जनवरी है, जी 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 जी। नेताजी का जन्मदिन है। और मैं एक दर्शकों को और बता दूं कि आज से 100 साल पहले नेताजी को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था अक्टूबर 1924 में, तो 25 जनवरी 1925 में उनको मैंडले भेजा गया था, बर्मा, और जो अब म्यांमार है। और वहां पे की आबोहवा इतनी खराब थी कि 3 साल वो रहे वहां जेल में, और उनकी जो सेहत को जो नुकसान पहुंचा, वो फिर जीवन भर उनकी मतलब उस समस्या से वो बाहर नहीं निकले, तो उनको जीवन भर वो समस्याएं वहां थी। लेकिन हाँ, अंग्रेज तो लंग्स की अंग्रेज थे। प्रॉब्लम हो गई थी उनको वहाँ। जी जी। हाँ। और डॉक्टर अनिल, मैं इसलिए इस बात को आज हम लोगों को करना है, ये मुझे कभी कभी अपने देश के ऊपर अजीब सा लगता है। हमारा देश कैसा है, एक एक शब्द कहीं नहीं किसी का मैंने देखा, मैंने कोई कोई ऐड नहीं देखा, मैंने किसी की कोई आयोजन नहीं देखा, कुछ नहीं। क्या नेताजी को हम भुला देंगे, जबकि वो अकेला एक नेता जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी धाक पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में उसी तरह से उतना ही याद और प्रेम किया जाता है उसको। मैं इस पे जरा डॉक्टर अनिल, ये क्या हो गया है हमें? देखिए, एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। फांसी पे चढ़े, गोलियां खाई, जेलों में गए, लाठियां खाई, जख्मी हुए, बर्बाद हो गए, अपनी धन संपत्ति सब लुटा दी, प्रोफेशन खत्म हो गया सबका, लाखों लोगों का। महात्मा गांधी ने पूरे देश को जगाया और एक लड़ाई को, जो एक पहले बहुत कम पढ़े लिखे लोग और जगे हुए लोग जिसको कहते हैं कि वही करते थे, उसको एक मास मूवमेंट गांव गांव तक महात्मा जी लेके गए उनको। लेकिन आईएनए का एक बड़ा स्पेशल रोल रहा देश को आजाद कराने में। वो क्या था कि नेताजी ने जो नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और वो एक 60,000 फौजियों की एक फौज थी जिसमें 20-30 हजार वहां के लोकल लोग जो सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा में रहा करते थे, वो भी उसमें देशभक्ति के जज्बे से जुड़ गए थे। वो फौज चली और उन्होंने टक्कर ली ब्रिटिश इंपीरियल जो भी आर्मी थी। तो उसके बाद मतलब इंडियन ब्रिटिश आर्मी जो थी उससे, लेकिन उसके बाद वो सफल नहीं हुए। जहां से उनको गोला बारूद जापान से रसद मिलती थी वो बंद हो गई, और वो कैदियों के रूप में आए देश में। लेकिन कैदियों के रूप में जब वो आए और उनके ऊपर लाल किला में वो जो मुकदमा चला, तो उस वक्त तक पूरे देश से बात छुपाई गई थी, सेंसरशिप थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कि कोई आजाद हिंद फौज भी बन गई है जो आपको देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही है। तो लोगों को पता लगा, और जब वो मुकदमे चले तो ये इस 60,000 में से मैं आपको एक बात और बताऊंगा, इस 60,000 की फौज में से 26,000 जो थे आजाद हिंद फौज के, वो सैनिक शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। और इतनी, ये 43% ऑफ द आर्मी होता है अगर आंकड़ा देखें हम, इतनी बड़ी तादाद में किसी फौज में शायद इतिहास में कुछ शहादत दी हो किसी फौज ने। खैर, जब ये आए और इन पे लाल किला पे मुकदमे चले तो पूरा देश जो था उसमें एक देशभक्ति का जज्बा जाग गया। और पैरेलल क्या बात हुई कि जैसे मेरे फादर थे आजाद हिंद फौज में, तो मेरा जो चाचा था वो इंडियन आर्मी में ही लड़ रहा था अंग्रेजों के लिए। और इंडियन आर्मी में ये कहा गया था कि जो ये जापान और ये जो जर्मनी है, ये पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाने के लिए लग रहे हैं और वर्ल्ड को आजाद रखना है, तो इनके खिलाफ लड़ना होगा। तो वही जो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जो ब्रिटिश आर्मी में थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो उनमें ये हुआ कि भाई तुम हमें अफ्रीका में ले गए, यूरोप में ले गए कि भाई वर्ल्ड की आजादी की बात है, तो ये हमारे भाइयों ने क्या गलती की थी जो आजाद हिंद फौज में लड़ रहे थे? ये भी तो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो 30 लाख से ज्यादा की जो फौज थी उस समय की ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उसमें बगावत का जज्बा पैदा हो गया और वो शुरुआत हो गई। मतलब
बॉम्बे में सबको पता है म्यूटिनी हो गई, जी जबलपुर में एयरफोर्स ने कर दी, पेशावर में एयरफोर्स में कर दी, चेन्नई में हो गई, कई जगह। और जो ब्रिटिश जो इंटेलिजेंस सर्विस थी, और अब ये डीक्लासिफाई हो गई, ये मैं कोई तुक्के वाली बात नहीं है, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ। दीज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन डीक्लासिफाइड, क्योंकि ब्रिटिश लोग 50-60 साल के बाद अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करते हैं, और ये ट्रांसफर ऑफ पावर का जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें मेंशन्ड है। और हमारी अब ये एनसीईआरटी किताबों में भी ये लिखा गया है, जो इतिहास की किताबें जो हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी इंटेलिजेंस ब्रिटिश ने, कि आप जो ये जो ये 30 लाख की जो भारतीय फौज है, और इसको 6-7 साल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने का अनुभव है, और ये आर्म्ड लोग हैं, मतलब, और इनको आर्म चलाना भी आता है, एक्सपीरियंस भी है। तो ये अगर बगावत करेंगे तो ये कोई 1857 जैसी बगावत वाली नहीं होने जा रही। ये तो ऐसा होगा कि समूल नष्ट कर देंगे सब कुछ। और अंग्रेजों के जो परिवार भी था, जो वो कहता है कि गुस्से में हो सकता है कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर भी गोलियां ना चल जाए उसमें। तो 46 में 1946 में जब मुकदमे चल ही रहे थे, तो 1946 फरवरी 16 फरवरी 1946 को जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया भी हम भारत को आजाद करेंगे, अब जो औपचारिकता है वो करते हैं आगे। तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट ट्रिगर था इंडिपेंडेंस का, वो ये इंडियन नेशनल आर्मी रही है। हालांकि मैं मानता हूं कि आजादी की लड़ाई मुख्यतः तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी गई। जी। जी। तो अब मैं डॉक्टर साहब उस आर्मी को जी मैं बताऊं, उसको मतलब जी भुला देना हमारे तो एक तरह से ये एहसान फरामोशी है, मैं समझूंगा हमारे देश की तरफ से। 26,000 जो अपने आप को जो शहीद कर दिया जिन्होंने, उनके उनके परिवार पे क्या बीती होगी, उनकी पत्नी पे, उनके बच्चों पे, सोच के देखिए। और जी मेरे पिता ने तो उसके आने के बाद एक ऑल इंडिया आईएनए एसोसिएशन से वो जुड़ गए, और बाद में तो वही संभालते रहे कई साल तक, ऑल इन ऑल जिसको कहते हैं। सिर्फ ये कि जो लोग बर्बाद हो गए, जिनके मारे गए, उनके परिवार को रिहेबिलिटेट कराने का काम, उनके पुनर्वास का, वो सारा जीवन उन्होंने उसमें लगाया, ऑल इंडिया आईएनए कमेटी में। जी। जी। मैं लेकिन डॉक्टर साहब मैं दुख वो की भी बात है ये। आपकी आपकी परमिशन के साथ मैं वो भी लगा दूंगा, जो आपके फादर से जब नेताजी की लड़कियां आई हैं और उनसे मिल रही, मैं वो फोटो कुछ इसमें लगा दूंगा। मैं जी जी इसलिए क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए कि हमारी विरासत क्या थी। मैं जी जी एक चीज जी डॉक्टर साहब और करूंगा। जैसा आजकल प्ले किया जाता है, शायद नेताजी के और गांधी के इतने वैचारिक मतभेद थे, लेकिन शायद सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर नेताजी किसी की करते थे एज अ लीडर, घर की बात छोड़ दें, तो वो गांधी थे। उनको उन्होंने बापू कहा, और जब रेजिमेंट बनाई तो गांधी रेजिमेंट बनाई, जबकि गांधी का तो अहिंसा वाले थे। लेकिन मैं इस पे इसलिए क्योंकि आज क्या हो गया है, आज हम लोग एक दूसरे को मतलब विपक्षी नहीं, दुश्मन से भी दुश्मन बदतर की, मतलब अगर मौका लगे तो वो शायद तोप के आगे रख के उसको उड़ा दिया जाए। ये कैसे क्षय हुआ, एक। और दूसरा, ये जो बीजेपी क्लेम करती है बार बार कि नेताजी के ज्यादा विचारों के पास वो है, इस पे मैं एक टिप्पणी छोटी छोटी चाहूंगा आपकी। देखिए, पहले गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी से वैचारिक भिन्नता थी सुभाष जी की, नेताजी की, इसमें कोई शक नहीं है। तो गांधी जी असूलों के ऐसे पक्के थे कि वो कहते कि जो मीन्स और सारी चीज जो थे वो, और सुभाष जी कहते थे हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वो इस तरह की। और वो ये कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक मौका है, इसमें हमें अंग्रेजों को इस देश से बेदखल करने का। लेकिन ऑल सेड एंड डन, नेताजी उनको बापू कहते थे। और जब उन्होंने अब जंगे आजादी जो वो 21 जो उन्होंने पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद फौज बनाई 21 अक्टूबर 1943 को, और उसका ऐलान जंग किया 23 अक्टूबर को, 2 दिन के बाद, ठीक है। उसमें जब उन्होंने रेडियो पे एड्रेस दिया है, तो ये जो फादर ऑफ द नेशन, ये जो शब्द आया राष्ट्रपिता, बाद में हमारे देश ने भी स्वीकार किया गांधी जी को, ये सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए किया। और जंग आजादी जो उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, आरजी हुकूमत आजाद हिंद की तरफ से जो की, जिसका ऐलान किया, उसमें सबसे पहले उन्होंने उनका, गांधी जी का आशीर्वाद लिया कि मैं ये जंग आजाद शुरू करने जा रहा हूं, और मुझे बापू आपका आशीर्वाद चाहिए, फादर ऑफ द नेशन, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, कि मैं इसमें कामयाब हूं। तो ये एक तरह से पिता पुत्र में कई बार डिफरेंसेस होते हैं,
लेकिन पुत्र के मन में कभी पिता के प्रति वो अपमान वाली बात नहीं होती। वो कहते नहीं हमारे पिताजी ये ठीक काम नहीं कर रहे, होता है अक्सर देखते हैं अपने घरों में, हमें इस तरीके से करना चाहिए। तो वो वाला मामला था नेताजी का और महात्मा गांधी का, उससे अलग नहीं था जी। और दूसरी जो दूसरा आपने मैं बात कही, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी कॉमनल हार्मी जिसको आजकल कहते हैं, उसके सबसे बड़े और सेकुलरिज्म के सबसे बड़े, मैं समझता हूं कि अगर कोई रहे होंगे महात्मा गांधी की लेवल के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेवल के, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। कैसे, मैं बताता हूँ। मेरे फादर जो थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, सरेंडर किया, आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, ठीक है। तो वहां पे सब अपनी रेजिमेंट के हिसाब से वहां पे करते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमें जाति और धर्म पे बांट रखा था। सिख अपना सत श्री अकाल, और भाई जो मुस्लिम्स की रेजिमेंट है वो बोल रही है अस्सलाम वालेकुम, और इवन जो जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, अलग अलग रेजिमेंट के भी अलग अलग नारे होते थे। तो वहां पे जब नेताजी ने देखा तो उनको बड़ा अजीब लगा। अलग अलग लंगर होते थे खाना के, उन्होंने एक लंगर कर दिया कि सब साथ बैठ करके खाएंगे। और उन्होंने कहा देखो ठीक है, मैं भी और वो मेरे फादर तो क्योंकि हेडक्वार्टर में रहे उनके साथ रंगून में बरसों तक, वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, वो ग्राउंड फ्लोर पे देखते सब। तो वो कहते मैं भी रिलीजियस हूँ, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, ठीक है, लेकिन ये हमारा एक निजी मामला है, प्राइवेट है। जब हम देश के लिए अब फौज में मिलेंगे तो हम सब जय हिंद बोलेंगे। और वो जय हिंद ऐसी जुबान पे चढ़ गया कि मेरे फादर जो थे आखिरी टाइम पे जब बिल्कुल मरणासन कह सकता हूँ थे, बेहोश थे, तो वो कोई आता था उनसे बोलता था भाई मैं फलाना आया हूं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, बेहोशी किसी हालत में रहते थे। लेकिन जैसे उनके नजदीक आके कोई कहता था जय हिंद, वो एकदम उठ के बैठ जाते थे और कहते जवाब देते थे जय हिंद, उस बेहोशी की हालत में। तो ये जय हिंद का जो नारा था, ये नेताजी का असर आप देखिए, 98 ईयर्स की उम्र में बेहोश आदमी को कानों में अगर जय हिंद चला जाए तो एकदम वो बिल्कुल बोलते थे। मतलब बड़ी अजीब सी बात लगती है सुनने में, हमें भी बड़ी अजीब सी बात थी। तो ये जय हिंद का जो असर था, और वो जय हिंद क्या है कि ये कॉमनल नहीं है, ये देश का नारा। और हमें खुशी है कि आजादी के बाद हमारे देश ने इसको अपना लिया एक राष्ट्रीय अभिवादन के रूप में। जी तो जी मैं वो नारा देने वाला कॉमनल कैसे हो सकता है? उनके साथ आप देखो साथी, उनके साथ जो आबिद अली जी चलते थे, जो पनडुब्बी में बैठ के आए जर्मनी से यहाँ पे सिंगापुर की तरफ, तो उनके साथ रास्ते में एक ही इंडियन था और उसका नाम था आबिद अली। और ये जय हिंद का नारा भी जो है, ये कहीं ना कहीं आबिद अली की क्रिएशन है ये, जिसे आज हम पूरे जी देश में करते हैं। और जो सबसे जी बड़ी जीत जो भारत में जो उन्होंने झंडा गाड़ा भारत की धरती पे आजाद हिंद फौज ने, 18, अगर मेरे को डेट याद है, 18 अप्रैल 1944 में, तो वो मेजर जनरल कियानी थे, वो भी एक मुस्लिम थे, तो जनरल शाहनवाज थे उनके साथ। तो उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया, और उनकी बिल्कुल लीडरशिप ऐसी थी कि चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई कर्नल ढिल्लों भी थे उनके बड़े करीब, उसमें जो सहगल साहब थे उनके, हमारी दीदी सुभाषिनी जी, तो के पिताजी वो लोग जान देने को तैयार थे। वो उसमें कोई धर्म की बात नहीं थी, जी नेताजी के लिए सब जान देने के लिए तैयार थे। वो उनकी जी लीडरशिप की क्वालिटी थी कि डॉक्टर अनिल मैं हाँ डॉक्टर अनिल एक अंतिम प्रश्न पूछ ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कोइंसिडेंस आपको बता दूं। शायद आपके मतलब पिताजी की मृत्यु क्या 98 ईयर्स में हुई थी? जी 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 नहीं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 98। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, मैं आपसे पहले उनसे बात किया था सुभाषिनी जी से, उन जी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी 98 ईयर्स में डेथ हुई थी। ये मालूम नहीं कैसे कोइंसिडेंस है कि मैं आज दो लोगों से बात कर पा रहा हूँ, दोनों लोगों के जो हाँ खैर, मतलब वो जो तो परिवार। मतलब हमारी एक तरह से आंटी थी, जी जी कैप्टन लक्ष्मी मैं सहगल, एक बिल्कुल ठीक है। मैं एक एक मैं दर्शकों को बता दूं, और मेरा अंतिम प्रश्न उसके बाद। दर्शकों को बता दूं, जब इस सरेंडर की बात कर रहे हैं, तो सरेंडर नहीं, ब्रिटिश आर्मी को जापानी आर्मी ने हराया, और ये जो सारी इंडियन आर्मी थी जिसमें इनके पिताजी भी थे, वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे जापान के। और फिर बिल्कुल नेताजी ने उनसे बात करके, उनसे पहले शरद चंद्र बोस ने, मतलब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये सरेंडर कोई मन मुताबिक नहीं किया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, उसने उसको जापानियों के सामने सरेंडर करना पड़ा था। मैं एक अंतिम प्रश्न डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों को ये इसलिए याद दिलाना जरूरी पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने
अपनी आजादी की हुंकार बहादुर शाह जफर की मजार से की थी और कहा था कि आजादी की प्रथम लड़ाई का हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह, और उसको कंटिन्यूटी माना था। बीच का उन्होंने कहा था एब्रेशन नहीं, जो अंग्रेज आ गए हैं, और बहादुर शाह जफर से वो कंटिन्यूटी मानते थे। मैं इसमें एक आपका एक वक्तव्य चाहूंगा, बहुत छोटे में। इसमें इसमें ठीक बात है कि जब रंगून में हेडक्वार्टर बना आईएनए का, तो मांडले में जहां उनकी जो भी कह सकते हैं आप, वो है बहादुर शाह जफर के, वहां गए थे, विजिट किया था, और जो तरीके होते हैं उनको गार्ड ऑफ सम्मान ऑनर, देने के, गार्ड ऑफ हाँ, ऑनर, हाँ, वो सम्मान आजाद हिंद फौज की तरफ से उनको दिया गया था। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज हम नेताजी को याद कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी बात थी, उनका जो 3 शब्द थे, जो अभी आपने जिक्र भी किया, वो थे एकता, विश्वास, बलिदान। उस समय ज्यादा उर्दू इस्तेमाल थी, तो ज्यादा था एतमाद, इत्तेहाद, कुर्बानी। तो वो आजाद हिंद फौज के लोगों को यही कहा करते थे, भाई इन 3 शब्दों को आप हमेशा याद रखो, जैसे एकता, विश्वास और बलिदान। एकता, अब आप समझ लीजिए कि उसमें सब एकता आ गई, हिंदू मुस्लिम जातियों की, रीजन्स की। तो वो ये 3 शब्द उनको कह देश के लिए बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू ये कौम कौन पे थे? लुटाए जा, ये गाते हुए चलते थे आजाद हिंद फौज के सैनिक। और मतलब एक अद्भुत, मैं आपको अगर इजाजत दें 1 मिनट में, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। जी मेरे प्लीज फादर प्लीज। जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, तो वो तोप चलाया करते थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन चलाते थे। तो एक उनका कजन था, और आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो ऐसे भर्ती हो गई, जैसे हमारे फादर गए, कर्नल साहब, हाँ भाई, उन्होंने कहा जी मेरा ये भाई है, इसको भी भर्ती कर लो, उसको भी भर्ती है, तो जरूरत थी वो भर्ती कर लेते थे। तो एक ऐसे उनकी बुआ का लड़का था, वो भर्ती तो हो गया, लेकिन कुछ ये समझ लीजिए कि डरपोक कह लीजिए उसको, डरपोक था वो। तो जब वो सायरन बजता था और दुश्मन के जहाज आ रहे हैं, तो वो अपनी तोप छोड़ करके, 1 आध किलोमीटर दूर उसकी तोप लगी हुई थी हमारे फादर की, वो अपनी तोप छोड़ कर भाग के इधर आ जाता था। तो हमारे फादर उसको बड़ा डांटते थे कि तेरे ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाएगा, और ये वही बहुत गलत है। वो नहीं मान बोलता, भाई डर लग रहा है, क्या करूं मैं। तो जब वो आजाद हिंद फौज में आया, तो वो ऐसा लड़ा कि खंदक जो होती है ना, ट्रेंचेस जो होती है, उससे बाहर निकल निकल के गोली चलाता था। और कहता है मैं नेताजी का सिपाही हूं, मुझे गोली नहीं लग सकती। दूसरे उसको कहते थे भाई इधर आ जा, तो सेफ चला गोलियां। तो जी ये जी नेताजी की लीडरशिप थी कि बहादुर बना दिया उन्होंने सबको। जी जी जी, जी। थैंक सो मच डॉक्टर साहब। और फिर से एक धन्यवाद, बार जय उस हिंद। भारत के उस महान सपूत को हम लोग याद कर ले रहे हैं। उसी से मुझे लगता है अपने पास भी ताकत आ जाती है कि कुछ भी एडवर्स चीजें हो, लड़ने की ताकत तो आती ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय जय हिंद। हिंद, जय हिंद।